Hello friends, my name is Arpita Majumdar and today I am going to teach you the topic software concepts from standard 11th. I am passionate about computer science because I like applied mathematics, and as you all know, computer science is all about applied mathematics. So let's start today's topic. First of all, I would like to explain you what is hardware and what is software. Everything which you can see, which you can touch is fall in the category hardware, and of course software is nothing but collection of, you can say, instructions or programs. So hardware devices you can consider keyboard, and software devices you can consider as Windows or Linux. So now when you know what is hardware and what is software, let's come on to the classification of softwares, this topic. How can a software can be classified? Let's see. सॉफ्टवेयर को हम तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड थर्ड इज यूटिलिटीज. जल्दी से हम ब्रीफ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि ये एक्चुअली है क्या. सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आर दी सॉफ्टवेयर्स which are used to control the operations of a computer. That is, सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज़ हम किस लिए करते हैं, ताकि हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को इंटरैक्ट करा सके एक दूसरे के बीच में. इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आर दी इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स एंड आर हार्डवेयर्स लाइक keyboard, mouse and CPU, etc. Application softwares, what are them? तो application softwares वो softwares हैं जो कि हम users जो हैं वो अपने system पे install करते हैं और उनको use करते हैं अलग अलग कामों के लिए. For example, Microsoft Word, ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए या उसमें एडिटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं हम. नाउ थर्ड वन इज़ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स. सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया जो हमारे सिस्टम को चला लेगा. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया जो कि बाकी सारे काम कर लेगा. तो व्हाई दिस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स? कुछ परफॉर्मेंस नाम की चीज़ होती है, सिक्योरिटी होती है. दोज ऑल थिंग्स, दोज ऑल टास्क आर डन बाई आर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स. मतलब कि वायरस अटैक से बचाने के लिए हमारे सिस्टम को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ज़िम्मेदार होगा. फिर परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स का यूज़ किया जाएगा, एक्सेट्रा. लेट्स कम ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम दो तरह से पहले बार क्लासीफाई कर सकते हैं. पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम. लेट मी राइट हियर operating system, and second one is language processor. जल्दी से इसका भी ब्रीफ ले लेते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सुना होगा कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सबसे फेमस है, प्रोप्राइटरी होता है. एंड सेकंड है लाइनक्स जो कि ओपन सोर्स है. एंड लैंग्वेज प्रोसेसर किस लिए यूज़ करते हैं हम? जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं ह्यूमंस, उनमें और कंप्यूटर की लैंग्वेज में बहुत डिफरेंस होता है. लाइक कंप्यूटर जो है वो इंग्लिश, हिंदी या कोई दूसरा लैंग्वेज नहीं पढ़ सकता है. तो इसीलिए उसके हम जो भी प्रोग्राम्स जो भी लिखते हैं जिनको कि हमें एग्जीक्यूट कराना होता है कंप्यूटर पे, उन्हें हम पहले ट्रांसलेट करते हैं किसकी हेल्प से? लैंग्वेज प्रोसेसर की हेल्प से, जो कि हमें किसी भी प्रोग्राम या किसी भी टास्क को, किसी भी इंस्ट्रक्शन को मशीन लेवल लैंग्वेज पे कन्वर्ट करके मशीन को समझाता है कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है. लाइक 0 and 1 इज़ द मशीन लेवल लैंग्वेज. तो हम जो भी लिखते हैं, जो भी पढ़ते हैं,
वो ट्रांसलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर। सो लेट्स कम अपॉन ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज़ द नीड ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं, हमारे पास हार्डवेयर्स हैं, हम काम करा सकते हैं इजीली, लेकिन हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी? ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर्स एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। दैट इज़, जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं कि वो डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सके, उसके लिए हमें एक मीडियम की ज़रूरत होती है। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज अ मीडियम बिटवीन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर्स। ओके, सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स? क्या क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? फर्स्ट इज प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या करेगा? हमारे जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको मैनेज करता है। प्रोसेस क्या होता है? द प्रोग्राम इन द एग्जीक्यूशन पीरियड इज कॉल्ड एज प्रोसेस। सो let us know what is the process management. Process management can be done by two basic techniques, which are them. First is priority scheduling and second is round robin scheduling. What are they? Let's see. प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में क्या होता है कि हम हर एक प्रोसेस को एक प्रायोरिटी नंबर प्रोवाइड करते हैं। एज इन, मान लीजिए कि हमारे पास दो प्रोसेस है, P1 एंड P2। नाउ P1 को एग्जीक्यूशन के लिए 10 सेकेंड का टाइम चाहिए एंड P2 को एग्जीक्यूशन के लिए 2 सेकेंड का टाइम चाहिए। इन्हें प्रायोरिटी अलॉट की गई है 1 और इन्हें 2। 1 मीन्स पहले P1 एग्जीक्यूट होगा, देन P2 एग्जीक्यूट होगा। तो इस केस में क्या होता है, मैं आपको प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का एक बॉटलनेक या ड्रॉबैक कह सकते हैं वो बता रही हूँ। इस केस में क्या होगा कि क्योंकि P1 को प्रायोरिटी 1 अलॉट हुई है, तो इसलिए प्रोसेसर का जो टाइम होगा वो पहले P1 को मिलेगा। क्लियर? एंड P1 को एग्जीक्यूट होने के लिए 10 सेकेंड का टाइम चाहिए, जो कि P2 के एग्जीक्यूशन टाइम से ज़्यादा है। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, लगभग इट्स 5 टाइम्स ग्रेटर दैन P2। सो P2 को क्योंकि सेकेंड 2 प्रायोरिटी असाइन हुआ है, तो इसलिए जब तक कि P1 का एग्जीक्यूशन ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक जो है ये P2 को अलॉट नहीं होगा CPU। इस केस में क्या होता है कि अभी एक और आ गया P3, इसका 20 सेकेंड, इसको प्रायोरिटी मिल गई से 0। तो अब क्या हो गया कि सबसे हायर प्रायोरिटी इसकी है, देन इसकी है, देन इसकी है। तो अब P2 को कितनी देर वेट करना पड़ गया? तो 10 + 20 मीन्स 30 सेकेंड्स वेट करना पड़ गया P2 को सिर्फ अपने 2 सेकेंड के एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। सो दिस वॉज द ग्रेटेस्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्निक, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। राउंड रॉबिन में इसको कैसे हटाया गया? लेट्स सी। सपोज इसको 10 सेकेंड टाइम चाहिए, इसको 5 सेकेंड टाइम चाहिए, इसको 20 सेकेंड टाइम चाहिए। राउंड रॉबिन में क्या हुआ कि हमने CPU के टाइम को डिवाइड कर दिया इक्वल चंक्स में से 4 सेकेंड। एक चंक जो है वो हमारा 4 सेकेंड का है। सो इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का वो किया गया। सो इक्वल चंक्स में हम CPU के टाइम को डिवाइड कर देते हैं। लेट अस से कि 4 सेकेंड का एक चंक है,
देन इसके बाद क्या होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लगाते हैं इसमें। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले P1 आया, सो हम P1 को पहला जो 4 सेकेंड का चंक है वो अलॉट कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दैट। जैसे उसका 4 सेकेंड ख़त्म होगा, ये इससे जो भी हमारा CPU है वो ले लिया जाएगा, देन सेकेंड हमारा जो होगा उसे अलॉट कर दिया जाएगा। एंड अब इसमें क्या है, इसको 2 सेकेंड का टाइम चाहिए, दैट मीन्स ये 2 सेकेंड जो है वो फ्री है। तो जैसे इसका एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाता है, हम बाकी जो चंक है वो और नेक्स्ट चंक ये P3 को अलॉट कर देंगे। दैट मीन्स हियर 2 एंड हियर 4, टोटल 6 सेकेंड का चंक P3 को अलॉट हो गया। इस तरह से हमें क्या हो रहा है कि P2 को सिर्फ 4 सेकेंड के लिए वेट करना पड़ा है अपने 2 सेकेंड के एग्जीक्यूशन के लिए। सो दिस एल्गोरिथम वाज बेटर दैन द प्रीवियस वन, दैट इज प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। इट्स क्लियर बाय देन। So this was 2 algorithms from process management. First was priority scheduling, second was round robin. So let us come on our second function, that is device management. डिवाइस मैनेजमेंट में क्या होता था कि जितने भी डिवाइसेस अटैच्ड हैं कंप्यूटर से, उनका मैनेजमेंट इस फंक्शन के थ्रू किया जाता था ऑपरेटिंग सिस्टम के। इसमें क्या है कि किसी डिवाइस को अलाइव है कि नहीं वो चेक करते थे, एक्टिव फेज में है कि नहीं वो चेक करते हैं, फ्री है कि नहीं अगर किसी दूसरे प्रोसेस को चाहिए। इसमें 2 टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। First is buffering and second is spooling. क्या है, let us see. Buffering, क्योंकि हमें पता है कि CPU की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली हमारे पेरिफेरल्स के, जो भी हमारे पेरिफेरल्स अटैच होते हैं CPU में या कंप्यूटर में, यू कैन से, उनकी स्पीड CPU के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा स्लो होती है। सो हम क्या करते हैं कि सपोज दिस इज़ अ CPU एंड दिस इज़ इनपुट डिवाइस एंड दिस इज़ आउटपुट डिवाइस। तो CPU को बहुत वेट करना पड़ता था इनकी स्पीड स्लो होने की वजह से। सो यहाँ पे एक बफर का इंट्रोड्यूस किया गया। दीज आर बफर्स जो कि क्या काम करते थे, लाइक कि अगर हमें इनपुट से कोई इनपुट चाहिए तो हम पहले इस इनपुट को यहाँ बफर में ट्रांसफ़र करते थे। देन जब ये बफर फुल हो जाता है तब हम इसको CPU से इंटरैक्ट करते हैं और CPU इस पर अपना प्रोसेसिंग एग्जीक्यूट कराता है। सेम एज आउटपुट प्रोसेसर, क्योंकि आउटपुट में रिसीव होने में टाइम लगता है तो इसीलिए हम पहले CPU से बफर में डाल देते हैं डेटा को, देन वो धीरे धीरे आउटपुट डिवाइस में पहुंचता है। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ बफरिंग। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्पूलिंग। स्पूलिंग में क्या होता था, जैसे अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट की बात करें, यहाँ कई सारे नोड्स हैं। ये सारे जो नोड्स हैं ये किसी पर्टिकुलर रिसोर्स से जुड़े हुए हैं, से प्रिंटर। तो ये सारे जो नोड्स हैं ये इस पर्टिकुलर एक प्रिंटर का यूज़ कर रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को सक्सेस करने के लिए हमने स्पूलिंग का यूज़ किया। स्पूलिंग मीन्स यहाँ एक क्यू बना दी जाएगी जिसमें कि स्टोर रहेंगे कि सबसे पहला कमांड से ये 1 2 3 4 सबसे पहला कमांड 2 से आया, सो यहाँ 2 आ जाएगा। देन किसने कमांड किया, 4 ने कमांड किया। सो no one of the nodes will have to wait for the execution
वो अपना कमांड यहाँ पर दे करके अपनी जो नॉर्मल प्रोसेसिंग है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ जो प्रिंटर है हमारा वो क्यू में सेव किया हुआ है कि किसके बाद कौन सा कमांड है, और उस हिसाब से वो प्रोसेसिंग एग्जीक्यूट करता चला जाएगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम NCERT बुक दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बफरिंग एंड स्पूलिंग। आई गेस आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। बफरिंग में एक बफर का यूज़ किया जाता है जो कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के जो स्लो स्पीड होती है उसको मीट आउट करता है विद द रिस्पेक्ट ऑफ CPU। और स्पूलिंग में क्या होता है कि एक कोई शेयर रिसोर्स होगा जिसको कि शेयर करेंगे एक से ज़्यादा नोड्स, और वो इस शेयर रिसोर्स में इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे जो कि ये शेयर रिसोर्स स्टोर करेगा क्यू के फॉर्म में और उनको 1 by 1 एग्जीक्यूट करता जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिवाइस मैनेजमेंट। Let's jump on to our next topic, that is memory. Memory क्या होता है? Memory is a storage device which stores data of the computer. Okay, so memory management is one of the very crucial task of an operating system because memory management पे ही सब कुछ depend करता है। So this can be done by two process. First, partitioning, and second is virtual memory. Partitioning can be fixed or variant, and virtual memory is a concept by which we can execute actually a program which is greater in memory with respect to the primary memory which we have for the CPU processing. So कैसे होता है, let's see. Partitioning में let us consider our primary memory. Say this is primary memory. इनको हम partition कर देते हैं like this. Suppose ये 2K, ये 2K, this is 2K, ऐसे करके पूरा ये डिवाइडेड होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई प्रोग्राम है जिसको कि 2K की रिक्वायरमेंट है, 2 KB की रिक्वायरमेंट है मेमोरी की एग्जीक्यूशन के लिए, तो उन्हें हम क्या करते हैं, सिंपली ये ब्लॉक जो है वो उठा के अलॉट कर देते हैं से P1। सो किसी को अगर 4K की ज़रूरत है, सपोज अगर ये 4K का ब्लॉक होता तो उसे हम ये 4K का ब्लॉक अलॉट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि मेन मेमोरी में एक टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोसेस रिसाइड कर रहे हैं और एग्जीक्यूशन हमारा नहीं रुक रहा है CPU के रिस्पेक्ट में। सो ये काफ़ी बेनिफिशियल था, लेकिन इसमें फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आती थी। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, सपोज़ कि ये अलॉट हो गया P3 को, ये अलॉट हो गया 2K का, ये अलॉट नहीं है। दिस ब्लॉक एंड दिस ब्लॉक इज़ नॉट अलॉटेड टू एनी प्रोसेस। लेकिन अगर कोई प्रोसेस आता है P4 जिसको कि 4K की जगह चाहिए, 4K की जगह अवेलेबल तो है मेमोरी में, बट इट इज़ स्प्लिट वे, इन अ स्प्लिट वे। सो ये भी एक ड्रॉबैक एक तरह से बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर टेक्निक का, कि हमारे पास अवेलेबल तो है मेन मेमोरी में 4K की जगह, बट हम अलॉट नहीं कर सकते क्योंकि ये स्प्लिट वे में है। इसका सबसे अच्छा एक सॉल्यूशन ये था कि इसको हम डीफ्रैगमेंट कर लें। डीफ्रैगमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे ये दोनों मेमोरी यहाँ पे लॉटेड है, आई मीन फ्री है, तो इनको हम एक जगह पे कर लेते हैं 4K, और बाकी जो है ये रिजर्व्ड है, something like this. This is called defragmentation of memory. So this is another thing. तो फिक्स्ड भी हो सकता है, वेरिएंट भी हो सकता है। वेरिएंट में क्या होता है कि जब हम अलॉट करते हैं, पहले से पार्टीशन नहीं होता है, ठीक है, जब हम अलॉट करते हैं, लाइक ये पार्टीशन नहीं है, अब हमें चाहिए
एक 2K की जगह जो कि हमें प्रोसेस 1 को चाहिए, तो फिर क्या होगा, जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसको फ्रेगमेंट करेंगे, आई मीन डिवाइड करेंगे और P1 को अलॉट कर देंगे. दिस इज़ कॉल्ड वेरिएंट टेक्निक ऑफ पार्टीशनिंग. व्हाट इज़ वर्चुअल मेमोरी? वर्चुअल मेमोरी आप अगर शॉप पे ख़रीदने जाएंगे तो आपको मिलेगा. यू कैन आस्क फॉर वर्चुअल मेमोरी कि हमें 2 रैम का वर्चुअल मेमोरी दे दीजिए. दुकानदार आपको बेवकूफ़ समझेगा, क्योंकि वर्चुअल मेमोरी कोई मेमोरी डिवाइस नहीं होती है. इट इज़ अ टेक्निक बाय विच वी कैन एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम मोर देन द मेमोरी विच वी हैव. कैसे होता है, लेट्स सी. ये हमारा प्राइमरी मेमोरी है. हमारे पास फ्री स्पेस लेट्स से 6K का है और हमारा प्रोग्राम जो है वो 10K का है. ओके, सो यहाँ पे करते क्या हैं, एक हमारे पास पेज मैप टेबल होता है. लेट्स से दिस इज़ अ सेकेंडरी मेमोरी, ये प्राइमरी मेमोरी हो गया. अब सेकेंडरी मेमोरी में हमारा 10K रिसाइड कर रहा है. हमारे पास जगह कितनी है, 4K की. सो अब क्या होता है कि 4K हमारा यहाँ से 10K में हम 4K जो कि हमें अभी ज़रूरत है 6K, तो 6K को हम इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं. लाइक यहाँ पे कितना बचा, 4K. 6K को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, एग्जीक्यूशन चलता है एंड हम ट्रैक रखते हैं पेज मैप टेबल के थ्रू कि हमारा जो है एक्टिव सेट कौन सा है. एक्टिव सेट कहने का मतलब ये है कि हमारा ऐसा कौन सा मेमोरी ब्लॉक है, कौन सा पेज है मेमोरी का जो कि हमारा इसमें रिसाइड कर रहा है सेकेंडरी मेमोरी में, जो कि अभी हमारा अंडर एग्जीक्यूशन है. तो पेज मैप टेबल क्या करता है, ये मैपिंग करता है प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में. तो दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन फ्रॉम NCERT एक्सरसाइजेस दैट व्हाट इज द पेज मैप टेबल. सो नाउ यू कैन एक्सप्लेन. पेज मैप टेबल क्या करता है, मैपिंग रखता है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में कि कौन सा हमारा एक्टिव सेट है और कौन सा पैसिव सेट है. ओके, एंड देन फिर क्या करेगा, जैसे ही इस 6K का काम हो जाएगा, इसको स्वैप आउट कर देगा ये सेकेंडरी मेमोरी में और नेक्स्ट 4K यहाँ पे स्वैप इन करेगा एंड देन फर्दर एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा. सो ये जो टेक्निक है हमारा वर्चुअल मेमोरी, ये हमें क्या प्रोवाइड कर दे रहा है कि हमारा प्रोग्राम जो है, जो हमारे प्राइमरी मेमोरी के फ्री स्पेस से ज़्यादा है, वो भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं इजीली विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन. So this was all about memory management. Let us jump on our next topic, which is file management. What is a file? सबसे पहले तो क्वेश्चन हमारा ये आता है. File is nothing but a virtual image of what you have in your स्टोरेज डिवाइस. ओके, लाइक आपका डॉक्यूमेंट भी हो सकता है या कोई प्रोग्राम हो सकता है. सो फाइल मैनेजमेंट में हम एक टर्म यूज़ करते हैं फैट, फाइल एलोकेशन टेबल. ये क्या करता है, ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि हम किसी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं फाइल के ऊपर. लेकिन आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए. कभी कभी ऐसा होता है कि हम एज ए गेस्ट लॉगिन करते हैं तो उसमें हमें कुछ अथॉरिटीज़ नहीं होती है. लाइक हम क्रिएट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, या फिर कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है उसको हम एडिट नहीं कर सकते. तो
परमिशंस का बहुत ज़्यादा रोल होता है इसमें. लेट अस जंप अपॉन आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप ऑफ ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम. अभी तक हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया. अब देखते हैं कि कितने टाइप के होते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम. पहला है सिंगल यूज़र सिंगल टास्क. सिंगल यूज़र सिंगल टास्क एज यू नो कि नाम से ही क्लियर हो रहा है. पहली बात तो सिंगल यूज़र होगा और सिंगल टास्क परफॉर्म करेगा. दैट मीन्स एक टाइम पे सीपीयू में एक ही टास्क परफॉर्म होगा. सो दिस वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र सिंगल टास्क. देन वी हैव मल्टी यूज़र. मल्टी यूज़र में क्या होगा? ऑफ कोर्स नाम से क्लियर हो रहा है, एक से ज़्यादा इसमें एक से ज़्यादा यूज़र होंगे, मोर देन वन यूज़र. और कुछ शेयर्ड रिसोर्सेज होंगे लाइक प्रिंटर यू कैन से और मेमोरी, जो कि इन यूज़र्स में शेयर होगा. हर यूज़र को ये एक इल्यूजन होगा कि ये जो सिस्टम है वो ओनली डेडिकेटेड टू देम है. मतलब कि हर एक यूज़र ये समझेगा कि जो पूरा सिस्टम है सिर्फ उनके लिए काम कर रहा है, बट ऐसा होता नहीं है. मल्टी यूज़र के केस में जो सिस्टम है इट इज़ इक्वली वर्किंग फॉर ईच एंड एवरी यूज़र इट हैव एट अ पर्टिकुलर टाइम. बट हर यूज़र को ये इल्यूजन होगा कि वो सिस्टम जो है वो केवल और केवल उसके लिए काम कर रहा है. सो आवर नेक्स्ट इज मल्टी प्रोसेसिंग. मल्टी यूज़र तो हो गया. अब ये मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है? सपोज वी हैव अ सिस्टम जिसमें कि एक से ज़्यादा प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं. लेट्स से 3 है और यहाँ पे एक मेमोरी है जो कि किसी बस के थ्रू अटैच्ड है. कुछ इनपुट आउटपुट्स भी होंगे, वो मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ. सो इस केस में क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस होगा जो कि परफॉर्म करने के लिए इनको इस प्रोसेस को पूरे तीनों प्रोसेसिंग यूनिट में डिवाइड करके प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाएगा. ये तीनों यूनिट्स जो हैं वो एक ही टाइम पे एक प्रोसेस को के किसी पार्ट को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे. दिस ब्रिंग्स द आइडिया ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग. पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहा है तो इसीलिए पैरेलल प्रोसेसिंग. सो आवर नेक्स्ट इज टाइम शेयरिंग. दिस वन टाइम शेयरिंग. टाइम शेयरिंग में क्या होता है? टाइम शेयरिंग के कंडीशन में हम सीपीयू के जो साइकिल्स हैं उनको इक्वल चंक्स में डिवाइड कर देते हैं. और से ये n सेकेंड्स का चंक है. मैंने n इसलिए लिखा क्योंकि ये यूज़र पे मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करेगा कि वो कितने सेकेंड का चंक रखना चाहता है. सो इक्वल टाइम चंक्स में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर इनमें अलग अलग प्रोसेसर्स को एग्जीक्यूट किया जाता है. सो दिस वाज टाइम शेयरिंग. रियल टाइम. रियल टाइम में क्या होगा? रियल टाइम के केस में एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. आउटपुट तो होता ही है इम्पॉर्टेंट, बट विथ आउटपुट टाइमलीनेस. दैट इज
अगर आउटपुट किसी एक पर्टिकुलर डेडलाइन के बाद आता है तो वो पूरी तरह से यूजलेस है। गॉट इट? सो आउटपुट आना तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट टाइमलीनेस इज ऑल्सो कंसिडर्ड इन द केस ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? टाइम शेयरिंग में हमारे पास डेडलाइन का जो कंस्ट्रेन होता है वो अप्लाई नहीं किया जाता है, बट रियल टाइम में डेडलाइन होना बहुत ज़रूरी है। किसी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म किया तो उसका एक पर्टिकुलर डेडलाइन के पहले आउटपुट आ जाना चाहिए। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ NCERT, आई गेस यू कैन आंसर दैट। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये है कि अलग अलग नोड्स होंगे, इन नोड्स के पास अपना खुद का मेमोरी होगा, खुद का इनपुट आउटपुट होगा, हर किसी के पास, और एक बस होगा जिसके थ्रू ये अटैच होंगे हर एक नोड। और हो सकता है इनमें कुछ शेयर्ड हो रिसोर्सेज, कुछ शेयर्ड ना हो, बट डिस्ट्रीब्यूटेड का मेन कॉन्सेप्ट समथिंग इज लाइक दैट। तो एक बस होगा जिससे कि अलग अलग नोड्स अटैच्ड होंगे और इन नोड्स के अपने मेमोरी होंगी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होंगे। नेक्स्ट इज इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में हम GUI का यूज करते हैं। व्हाट इज GUI? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हम और आप तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें कंप्यूटर से उतना मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है कंप्यूटर हैंडल करने में, बट जो लेमैन हैं उनके लिए इंटरफेस बहुत ज़रूरी होता है। लाइक यू कैन से आवर पेरेंट्स, हमारे पिछले जो जनरेशन के लोग थे उनके लिए बहुत मुश्किल होता है इंटरैक्ट करना कंप्यूटर से, तो उनके लिए हम इजी बनाने के लिए इस इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं, जो कि पूरी तरह से GUI बेस्ड होता है। GUI बेस्ड मतलब अगर हमें कोई टास्क परफॉर्म करना है तो बस किसी एक बटन पर क्लिक करो और वो टास्क परफॉर्म हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टास्क जो है वो हम GUI बेस्ड बना सकें। सो इस पर GUI का बहुत बड़ा रोल होता है। लेट्स कम ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, कॉमनली यूज्ड OS। कुछ कॉमनली यूज्ड OS हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला नाम तो हमारे दिमाग में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का आता है तो वो विंडोज़ का आता है। विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि प्रोप्राइटरी है। प्रोप्राइटरी का मतलब ये होता है कि विंडोज़ बनाने का और बेचने का जो अथॉरिटी होती है वो केवल माइक्रोसॉफ्ट के पास है। ही विल नॉट अलाउ एनी अदर कंपनी अदर देन दी थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का मतलब ये है कि थर्ड पार्टी कंपनीज़ के पास ये अथॉरिटी होती है, कॉपीराइट्स होते हैं कि वो विंडोज़ का जो मेन वर्जन है उस तरह के और क्रिएट किया जा सके, क्योंकि एक सिंगल कंपनी इतनी ब्रॉड अमाउंट में क्रिएट नहीं कर सकती किसी सॉफ्टवेयर को, इसीलिए ये थर्ड पार्टीज़ का यूज़ करती है अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। सो नेक्स्ट इज आर लाइनेक्स। लाइनेक्स हमारा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये यूनिक्स बेस्ड होता है। यूनिक्स भी हमारा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यूनिक्स जो है वो पूरी तरह से कमांड बेस्ड है, और लाइनेक्स का डेवलपमेंट हुआ GUI बेस करने के लिए यूनिक्स को। यूनिक्स पे हमें कोई भी टास्क परफॉर्म करना होता है तो हमें कमांड प्रॉम्प्ट लाइन पे कोई भी कमांड टाइप करके एग्जीक्यूट कराना होता है। इसी का GUI वर्जन है लाइनेक्स। लाइनेक्स में कुछ टास्क ऐसे होते हैं, सारे तो हम नहीं कवर कर सकते हैं, कुछ टास्क ऐसे होते हैं जिनको कि GUI फॉर्म में बना दिया गया है और इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज बॉस। बॉस इज़ अ सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन लाइनेक्स। इसका फुल फॉर्म है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम
सॉल्यूशन, ये एक लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि पर्टिकुलरली इंडियन जो वो हैं कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनके लिए डेवलप किया गया है। नेक्स्ट इज सोलारिस, ये भी लाइनेक्स बेस्ड ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको कि पर्टिकुलरली कुछ टास्क के लिए यूज़ किया जाता है। सो दिस वाज सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। Our next topic is language processor. NCERT की बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है इससे रिलेटेड, लैंग्वेज प्रोसेसर, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर। आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर कि हमारा जो लैंग्वेज होता है दैट इज़ कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज, वो जो है हमारा कंप्यूटर नहीं समझता है, लाइक इंग्लिश, हिंदी, और यू कैन से C++, अगर हम कंप्यूटर के टर्म्स में बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेजेस को कंप्यूटर नहीं समझता है। तो अब अगर हमें कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देना है तो हमें पहले इस हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये मशीन लैंग्वेज क्या होता है? मशीन लैंग्वेज इज नथिंग बट ज़ीरोज़ एंड वंस। तो हम जो भी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं कंप्यूटर के लिए वो इन्हें ट्रांसलेट करता है ज़ीरोज़ एंड वंस में, तब कंप्यूटर समझ पाता है कि अच्छा हमें ये टास्क परफॉर्म करना है, देन फर्दर प्रोसेसिंग होती है। सो ये जो टास्क है, दिस पर्टिकुलर टास्क इज परफॉर्म्ड बाय लैंग्वेज प्रोसेसर। ये पर्टिकुलर टास्क हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर यूज़ परफॉर्म करता है। सो अब आपको पता है कि लैंग्वेज प्रोसेसर का यूज़ क्या है हमारे कंप्यूटर में, यू कैन राइट इजीली। तो लैंग्वेज प्रोसेसर को हम कैटेगराइज कर सकते हैं 3 तरह से। पहला है कंपाइलर, दूसरा है फर्स्ट वन इज असेंबलर, सेकेंड वन इज compiler, third one is interpreter। assembler एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कि हम असेंबली लैंग्वेज के केस में यूज़ करते हैं। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज एक लैंग्वेज होती है जैसे C++ है। डिफरेंस ये होता है कि इसमें हम निमोनिक्स का यूज़ करते हैं। इसमें हम निमोनिक्स का यूज़ करते हैं। निमोनिक्स मतलब क्या है? कुछ हम कीवर्ड्स रखते हैं, जैसे एडिशन के लिए ऐड, सब्सट्रैक्शन के लिए सब, इस तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए मल, डिवीजन के लिए डिव। इस तरह के निमोनिक्स का यूज़ करके हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं असेंबली लैंग्वेज के केस में। और असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम असेंबलर का यूज़ करते हैं। सेकेंड इज कंपाइलर। कंपाइलर हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस में क्या होगा? C++, C#, जावा, इस तरह की लैंग्वेजेस आएंगी। लो लेवल लैंग्वेज हमारा मशीन लैंग्वेज होता है, ज़ीरोज़ एंड वंस। नाउ इंटरप्रेटर इज ऑल्सो अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो हमारा हाई से लो लेवल में कन्वर्ट करता है। देन आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ NCERT एक्सरसाइजेस। अब डिफरेंस दोनों में ये होता है, कंपाइलर कंपाइल्स और ट्रांसलेट अ प्रोग्राम completely at one time। एक बार में पूरा कंपाइल करेगा।
इंटरप्रेटर क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप और लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है। लेट अस से कि कंपाइलर ने ये इंटरप्रेटर ने पहला लाइन कंपाइल किया, इसको यहाँ पे कोई एरर मिल गया, ठीक है, ये एरर है। व्हाट इंटरप्रेटर डज इज लाइक, ये कुछ लाइंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको एग्जीक्यूट करना शुरू किया, पहला लाइन एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे उसे कोई एरर मिल गया। कंपाइलर विल स्टॉप हियर एंड प्रॉम्प्ट द यूजर दैट हियर अ एरर रिसाइड्स। तो जब तक आप इस एरर को दूर नहीं करेंगे कंपाइलर आगे नहीं बढ़ेगा। सो कंपाइलर executes a program line by line and interpreter executes a program line by line and compiler executes a program at one time, and then they will it will prompt the user that here you have errors. Okay, so this is the difference between compiler and interpreter. Let's come on to our next topic, which is utilities. यूटिलिटीज़ का यूज़ हम क्यों करते हैं, क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस का। यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर टूल की ज़रूरत है। सो हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है, एंटीवायरस, सेकेंड इज डिस्क डी fragmentor, third is backup utility, then compression, next is disk cleaner, next is file management tools। फटाफट से देख लेते हैं ये सब क्या है। फर्स्ट है एंटीवायरस। आपको पता है कि वायरस अटैक्स होते हैं कंप्यूटर्स पे, तो हम एंटीवायरस का यूज़ करते हैं इन वायरस अटैक्स को रोकने के लिए। एंटीवायरस कई तरह के अटैक्स को रोक सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल वायरस होता है, वॉर्म्स होते हैं, तो वायरस एंड वॉर्म में क्या डिफरेंस है, वायरस replicates each other and worms reside in your primary memory। वायरस जो है वो always hungry to eat something, like for example शॉर्टकट वाला वायरस आपको याद होगा जिसको कि पेन ड्राइव सिस्टम में लगाते ही शॉर्टकट क्रिएट हो जाता है, that is a kind of virus। and worm is a kind of virus which reside in your primary memory, और वो आपके प्राइमरी मेमोरी को हार्म करता है। another kind of virus is Trojan। Trojan doesn't harm your computer, it only provide access to the attacker। ये सिर्फ अटैकर को फुल एक्सेस प्रोवाइड करेगा उस पर्टिकुलर सिस्टम का। सो सेकेंड इज डिस्क फ्रेगमेंटर, जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था कि फ्रेगमेंटेशन और डीफ्रेगमेंटेशन क्या होता है। जब हमारे पास कोई मेमोरी कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होती है तो हम इसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में ये अलग अलग स्प्लिट तरह से रिसाइड कर रहा है, तो इनको हम जोड़ करके एक जगह पे असेंबल कर देते हैं, इसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। यही काम ये हमारा डिस्क डीफ्रेगमेंटर यूटिलिटी प्रोग्राम करता है। सेकेंड इज बैकअप यूटिलिटीज़। हमारा कोई ज़रूरी काम है जो कि सिस्टम में स्टोर्ड है, वो हमें चाहिए फर्दर एग्जीक्यूशन के लिए, तो हम इसको बैकअप यूटिलिटी के थ्रू किसी CD ड्राइव, DVD ड्राइव या हार्ड डिस्क या किसी और
स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करके रखते हैं। कंप्रेशन का यूज़ कहाँ किया जाता है? जहाँ पे फाइल की साइज़ बहुत बड़ी है, आपके पास उतना स्टोरेज नहीं है, तो हम किसी पर्टिकुलर बड़े फाइल को कंप्रेस करके उसको छोटे फॉर्म में रख के हम किसी अपने जो मेमोरी है उसको सेव कर सकते हैं। डिस्क क्लीनर हमारा ये चेक करता है कि हमारे प्राइमरी मेमोरी में, रजिस्टर्स में या सेकेंडरी मेमोरी में कोई ऐसा डेटा है जो बहुत टाइम तक यूज़ नहीं हुआ है, तो उन डेटा को वो डिलीट करके हमारे प्राइमरी मेमोरी को फ्री करता है। लास्ट वन इज़ फाइल मैनेजमेंट टूल्स। बहुत सारे टूल्स होते हैं फाइल मैनेजमेंट के जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं अथॉरिटीज़ या फैसिलिटीज़ हम कह सकते हैं, जिनमें कि हम फाइल क्रिएशन, फाइल एडिटिंग, कॉपी पेस्ट etc कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। नाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिनको हम इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर पे और यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो तरह के हो सकते हैं, पहला जनरल पर्पस, दूसरा कस्टमाइज्ड। जनरल पर्पस के केस में ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हम जनरली एक से ज़्यादा काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। और कस्टमाइज्ड होता है जो पर्टिकुलर किसी एक काम के लिए यूज़ होता हो। जनरल पर्पस में हमारा वर्ड प्रोसेसर आ सकता है। वर्ड प्रोसेसर क्या काम करता है? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ NCERT एक्सरसाइजेस। व्हाट अ वर्ड प्रोसेसर डज, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ वर्ड प्रोसेसर। तो नाउ यू कैन से कि वर्ड प्रोसेसर इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसमें भी ये किसमें फॉल होता है? जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो वर्ड प्रोसेसर इज अ जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर which provides us the facility of creating documents, editing documents, formatting text, insert clip art or other things. So and customize में you can take an example of school management system. School management system can be a software which is used in a particular school to maintain the records of faculties or you can say students, कि पर्टिकुलर क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, उनके नाम क्या है, उनके रोल नंबर क्या है, ये सारे, क्योंकि ये सिर्फ एक जगह पे किसी एक पर्टिकुलर स्कूल पे यूज़ हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए, मतलब आई मीन रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए यूज़ हो रहा है। तो दिस पर्टिकुलर software is categorized in the category customized application softwares. So this was all about application softwares. Now we have come to our last topic, open source concepts. There are some concepts of open source, that is पहला है propriety, दूसरा है shareware, the third one is freeware, fourth one is open source, fifth one is free software. Now let us see what are they. पहला है प्रोप्राइटरी का मतलब ये होता है कि किसी एक सॉफ्टवेयर जिसका कि बनाने की अथॉरिटी जो है वो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर बॉडी के पास ही हो, तो उसको हम एज अ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल आर विंडोज़, यू कैन से, क्योंकि विंडोज़ की प्रोप्राइटरी सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के पास है और उनके थर्ड पार्टी कंपनीज़ के पास है। सेकेंड इज शेयरवेयर यूज़ करते हैं ज़्यादातर कंपनीज़ प्रमोशन के लिए। अगर कोई सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कि नया बना है, लोग उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो हम शेयरवेयर का यूज़ करते हैं। ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सिर्फ
शेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है कि आप खुद यूज़ करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उन्हें पता चले कि ये सॉफ्टवेयर करता कैसे है, काम क्या करता है, कितना अच्छा परफॉर्मेंस है इसकी, एक्सेट्रास। नेक्स्ट इज फ्रीवेयर। फ्रीवेयर इज फ्री टू शेयर, फ्री टू यूज़, बट नॉट फ्री टू एडिट। एडिट का मतलब ये है कि उस सॉफ्टवेयर को आप बदल नहीं सकते, उसकी फंक्शनैलिटी आप इन्हांस या डिग्रेड नहीं कर सकते, वो सिर्फ यूज़ करने के लिए और शेयर करने के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है। ओपन सोर्स क्या है? ओपन सोर्स में हम यूज़ भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, बट एडिट हम या तो पेड हो सकता है या अनपेड हो सकता है। दैट इज़ ओपन सोर्स होता तो होगा कोई सॉफ्टवेयर, लेकिन हो सकता है कि ओपन उसका जो सोर्स कोड है वो हमें चाहिए तो हमें उन्हें कुछ पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स ओपन सोर्स। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फ्री सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स। फ्री सॉफ्टवेयर इज फ्रीली अवेलेबल, मतलब आप उसको शेयर करो, यूज़ करो, एडिट करो, आपको पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। बट ओपन सोर्स कैन बी पेड। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ NCERT exercises, and one another question is what is the difference between freeware and free software? Now you have clear कि freeware और free software में क्या difference है? Freeware is a software which is available to use and share, not to edit, and free software is available for using, sharing or editing. This was all about today's chapter. अब हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था आज। सबसे पहले हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। हार्डवेयर विच यू कैन टच, सॉफ्टवेयर आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेजेस आर हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिनको हम इंस्टॉल करके यूज़ करते हैं, यूटिलिटी जो हमारा सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ाने में हेल्प करता है। नाउ बाहर यू कैन हियर बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा है, जाइए पकौड़ियाँ खाइए, चाय पीजिए, आराम से मस्ती कीजिए, आपका तो चैप्टर वैसे भी कंप्लीट हो गया है। सो नेक्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमने क्या पढ़ा है इसमें? ऑपरेटिंग सिस्टम किस लिए यूज़ होता है? हमारे हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए, ताकि हम सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें ताकि वो अपना काम कर सकें। ये कौन कौन से प्रोसेसेस परफॉर्म करता था? प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र जो कि सिंगल इंडिविजुअल यूज़र के लिए होता था, सिंगल टास्क परफॉर्म करता था। मल्टी यूज़र जिसमें मल्टीपल मोर देन वन यूजर्स परफॉर्म कर सकते हैं टास्क अपने। मल्टी प्रोसेसिंग जिसमें सेवरल प्रोसेसेस थे, उनमें हम अपना टास्क डिवाइड करके एग्जीक्यूट करा देते हैं। टाइम शेयरिंग, चंक्स में बांट दिया जाता था सीपीयू के टाइम को और फिर प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करते थे। रियल टाइम, रियल टाइम में सबसे मेन कॉन्सेप्ट क्या है? आउटपुट विथ टाइमलीनेस। अगर टाइम के डेडलाइन के बाद आउटपुट आता है तो दैट इज़ नॉट रिलेवेंट टू यू। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें कुछ हमारे जो रिसोर्सेज थे वो डिस्ट्रीब्यूटेड थे और नोड्स थे जिनका कि खुद का मेमोरी, खुद का इनपुट आउटपुट था, जो कि एक दूसरे से इंटरैक्ट करते थे किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। इंटरैक्टिव में GUI का यूज़ करते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिससे कि हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टास्क हमारे GUI बेस्ड हो ताकि यूज़र को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़, लाइनेक्स, यूनिक्स, बॉस एंड सोलारिस। लैंग्वेज प्रोसेसर, इसमें तीन तरह के कैटेगराइज होते थे। असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज में यूज़ किया जाता था। कंपाइलर वाज यूज्ड इन द केस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज एज वेल इंटरप्रेटर। कंपाइलर इंटरप्रेटर में डिफरेंस ये था कि कंपाइलर एक बार में पूरा एग्जीक्यूट करता था और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन। नेक्स्ट इज यूटिलिटी। यूटिलिटी में कई तरह के हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे एंटीवायरस, डिस्क फ्रैगमेंटर, बैकअप यूटिलिटी, कंप्रेशन यूटिलिटी, डिस्क क्लीनर और फाइल मैनेजमेंट टूल्स। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये दो तरह के होते हैं, जनरल पर्पस और कस्टमाइज। जनरल पर्पस
वो होंगे जो कि हम एक से ज़्यादा काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। लाइक हमें डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, हम अपना CV क्रिएट कर सकते हैं उसमें, या फिर कोई चैप्टर का नोट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज़ यूज्ड फॉर मल्टीपल यू कैन से चॉइसेस। एंड नेक्स्ट इज कस्टमाइज्ड। कस्टमाइज किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए यूज़ होगा, लाइक मैनेजमेंट ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल, दैट इज अ स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट इज ओपन सोर्स कॉन्सेप्ट। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जैसे प्रोप्राइटी, शेयरवेयर, freeware, open source and free softwares. So this was all about today, and wait for my next video. Till then, be safe, be healthy, and bye bye.